हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ इंटीग्रल। राइट। अब वैसे तो इंटीग्रल के बारे में जब से आपने 11th में एडमिशन लिया होगा, 11th 12th साइंस में आप आए होंगे, तब से कुछ ना कुछ पढ़ा होगा कि मैथमेटिक्स में दो चीज़ें बहुत ही मैटर करती है, एंड दैट इज़ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो उसमें से डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो है वो हमने पूरा तो नहीं किया है, बट ऐसा बोलेंगे हम कि बहुत सारा हमने उसके बारे में जान लिया है। तो अब जो हमें देखना है वो उसका दूसरा पार्ट है, दैट इज़ इंटीग्रल्स। राइट। अब इंटीग्रल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हम जो स्टडी कर रहे हैं इज़ अ पार्ट ऑफ कैलकुलस। राइट। कैलकुलस कैलकुलस क्या है उसके लिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बता रहा हूँ कि इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ मूविंग थिंग्स। राइट। मूविंग थिंग्स, जो चीज़ें टाइम के साथ बदलती रहती है उसके बारे में जो स्टडी किया जाता है मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में, दैट इज़ नोन एज कैलकुलस। अब कैलकुलस के बेसिकली दो हिस्से हैं हमारे पास। पहला हिस्सा जो है दैट इज़ डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, एंड दूसरा जो हिस्सा है दैट इज़ नोन एज इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। राइट। दोनों ही बहुत ही काम की चीज़ें हैं, क्योंकि फिज़िक्स में भी आपने बहुत जगह पे इसका यूज़ देखा होगा, इंटीग्रेशन का भी और डिफरेंशिएशन का भी। तो अब हमें देखना ये है कि इंटीग्रल्स जो है वो बेसिकली है क्या। राइट। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटीग्रल से। इंटीग्रल्स जो है उसको समझने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल सी थ्योरी से स्टार्ट करवाता हूँ, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी से। राइट। सबसे पहले अज्यूम कर लो कि लेट्स अज्यूम दैट f is differentiable in any interval I। ये कोई इंटरवल है, ठीक है, इंटरवल I करके कोई है, उसमें f जो है वो डिफरेंशिएबल है। राइट। उसका मतलब क्या होता है पता है कि उसका f डैश जो है वो होगा, f डैश मतलब उसका जो डेरिवेटिव होगा वो एग्जिस्ट करता होगा, मतलब कि f डैश इज एग्जिस्ट at each point of I के हर एक पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता होगा, है ना। तो अब क्वेश्चन क्या है मेरा वो समझना आप, कि हमारे पास ये f ऑफ x है, ठीक है, वो डिफरेंशिएबल था तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता था, तो हमें f डैश x मिल गया। अब सोचना ये है कि f का हमने क्या किया यहाँ पे, डेरिवेशन की प्रोसेस से हमें f डैश x मिला। तो क्वेश्चन ये तुरंत ही अराइज होता है कि f डैश x अगर आपके पास है तो क्या हम बिना f को जाने हुए ये समझ पाएंगे या तो ये सोच पाएंगे कि ये किसका डेरिवेशन होगा, मतलब कि f डैश x जो है, राइट, वो कौन से फंक्शन का डेरिवेशन होगा। आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए, सपोज मैं आपको पूछ लूँ कि मेरे पास साइन x है, अब बताओ साइन x जो है वो किसका डेरिवेशन है। उल्टा पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ साइन x का डेरिवेशन क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि साइन x किसका डेरिवेशन है। राइट। तो उसके लिए तो रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। रिवर्स प्रोसेस मतलब कि पहले तो याद कर लो cos x का डेरिवेशन क्या होता है, d/dx ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स। तो आपने तो क्या पूछा है, हमने पूछा है साइन x किसका होगा, तो वो उल्टा लगेगा यहाँ पे माइनस, तो ये जो है वो माइनस cos x का डेरिवेशन होगा। तो माइनस cos x का डेरिवेशन करोगे आप, डेरिवेशन, तो आपको क्या मिलेगा, साइन x, और साइन x का एंटी डेरिवेशन फाइंड करोगे, उसको हम वर्ड दे रहे हैं एंटी डेरिवेशन, एंटी डेरिवेशन।
जैसे एंटीलॉग होता है ना, वैसे एंटी डेरिवेशन। तो साइन एक्स का एंटी डेरिवेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेशन साइन एक्स हो जाएगा, राइट। तो सेम चीज़ है कि कोई एफ डैश एक्स अगर पता चले और उसके ऊपर से एफ एक्स का पता लगाना हो तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है एंटी डेरिवेशन की, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, क्योंकि डेरिवेशन ढूंढना तो बहुत आसान है और वो हमने कर भी दिया है हर जगह पे कि फंक्शन दिया है उसका डेरिवेशन। अब क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे डेरिवेशन पता हो वहाँ पे उसका फंक्शन पता लगाना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए प्रोसेस जो है उसको हम बोलेंगे एंटी डेरिवेशन। अब देखो, इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपके सामने दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही काम की चीज़ है। मान लो कि आपको कोई वेलोसिटी v पता है, ठीक है, ये क्या है पता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा व्हाट इज़ द वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आप सबको पता ही है कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो ये मेरे पास जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब किसी को क्वेश्चन हो गया, आपको वेलोसिटी दे दी गई है, किसी को क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विच इज़ मूविंग विद दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये जो जिस भी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो, सॉरी इंस्टेंटेनियस पोजीशन क्या होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर पता है तो पोजीशन फाइंड करनी। वी ऑल नो दैट कि ये जो v जो है वो हमें पता है कि दिस इज नथिंग बट dx/dt, ठीक है। मतलब कि x जो है वो पोजीशन है, पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो v मिलेगा। मतलब कि आपको ये x का डेरिवेटिव पता है, पूछा जा रहा है कि ये x क्या होगा, तो डेरिवेशन में से x निकालना, मतलब कि ये किसी का डेरिवेशन है। किसका डेरिवेशन है? देखो हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको x का। दिस इज इंस्टेंटेनियस पोजीशन, इंस्टेंटेनियस पोजीशन, राइट। and you will be asked to find what is the instantaneous position from the velocity, from the instantaneous velocity। तो हमें velocity से, अच्छा x का डेरिवेशन करेंगे तो velocity तो बहुत आसानी से मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट velocity से अगर instantaneous position पे जाना है तब आपको जो फाइंड करना होगा वो होगा एंटी डेरिवेशन, राइट। देन वी नीड टू फाइंड एंटी डेरिवेशन। मान लो कहीं पे एक्सेलरेशन भी पता हो गया हमें, कहीं पे एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv/dt, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d²x/dt², मतलब कि वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन या फिर पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेशन, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता है उसके ऊपर से अगर वेलोसिटी चाहिए तो देखो वेलोसिटी का डेरिवेशन एक्सेलरेशन हो गया, इसका क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा? एंटी डेरिवेशन। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कब से कि क्यों हमें इंटीग्रल्स पढ़ना पड़ा, राइट, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस भी ज़रूरी है। आप एक मैथमेटिक्स में प्रोसेस समझोगे तो पता है मैथमेटिक्स में क्या होता है, क्वेश्चन देते हैं उसके ऊपर से आंसर ढूंढने की प्रोसेस दिखाते हैं। कोई एक चैप्टर में उल्टा करके भी देते हैं कि आंसर्स जो होते हैं वो उसके क्वेश्चन होते हैं, उसके ऊपर से क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है, मतलब कि ये आंसर जो है वो खुद क्वेश्चन हो जाता है, ये खुद क्वेश्चन बन जाता है और उसके ऊपर से आंसर ढूंढना होता है जो क्वेश्चन होता है। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोसेस है, मतलब अप गोइंग डाउन गोइंग, या फिर आप इसको ऐसे बोल दो कि फॉरवर्ड है और रिवर्स भी जाना पड़ेगा। तो ये सेम चीज़ हुई, डेरिवेशन सिखाया, एंटी डेरिवेशन पता लगा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिखाया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सिखाया, मतलब दोनों प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ है, एंटी डेरिवेशन वर्ड आया। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेशन वर्ड जो है एंटी डेरिवेशन ये वर्ड है, या तो फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, राइट। प्रिमिटिव वर्ड जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसको इंटीग्रल भी बोल सकते हो, इंटीग्रल, राइट। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग
process of finding antiderivative और प्रिमिटिव भी बोल सकते हो, is called इंटीग्रेशन। ठीक है, जो हमें मिलेगा उसको हम इंटीग्रल बोलेंगे और जो प्रोसेस हमने यूज़ करी होगी उसको हम इंटीग्रेशन बोलेंगे। अब आपको क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेशन क्या है। अगर जिस भी फंक्शन का डेरिवेशन पता हो और वो फंक्शन का आपको एंटी डेरिवेशन, मतलब कि वो फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेशन है वो पूछा जाए, तो तब आपको एंटी डेरिवेशन फाइंड करना पड़ता है। एंटी डेरिवेशन फाइंड करने की प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, दो जगह पे दो चीज़ है जिसके लिए ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। पहला तो क्या हो गया कि जब आपको डेरिवेशन दिया हो, ठीक है, वेन एवर डेरिवेशन इज गिवन, डेरिवेशन दे देते हैं, फंक्शन नहीं बताते, सिर्फ डेरिवेशन दे देते हैं, तो उसके ऊपर से हमें क्या पता लगाना होता है, उसका जो फंक्शन है वो खुद डेरिवेशन के ऊपर से फंक्शन पता लगाना होता है। ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है पता है, ओरिजिनल फंक्शन। मैं यहाँ पे अगर एक वर्ड बताऊँ तो प्रिमिटिव का मतलब है ओरिजिनल फंक्शन के जिसका डेरिवेशन हो, मतलब कि f(x) है और ये f'(x) है, तो ये उसका डेरिवेटिव हुआ, ये क्या हुआ, डेरिवेटिव। और f(x) क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव बोलो आप इसको, एंटी डेरिवेटिव, या फिर इसको बोल दो प्रिमिटिव, या फिर इसको बोल दो इंटीग्रल ऑफ f'(x), इसको इंटीग्रल ऑफ f'(x) भी बोल सकते हैं। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई आपको। दूसरा क्या है, कब ज़रूरत पड़ी इसकी, दूसरी ज़रूरत ये पड़ेगी टू फाइंडिंग एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ अंडर certain condition। देखो ये थ्योरी में टाइम निकालने का कुछ मतलब है और ये सब आपको पता होना चाहिए, तो क्योंकि जितना बेसिक से स्टार्ट करोगे उतना ही अच्छा आप इसके ऊपर वो बना पाओगे अपना बेस, राइट। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया है दो कंडीशन है जहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ होता है। पहला तो ये कि जब डेरिवेशन दे देते हैं, मेन फंक्शन फाइंड करने को बोलते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ अंडर सर्टेन कंडीशन। कोई ग्राफ है उससे जो एरिया बाउंड हुआ है वो एरिया फाइंड करने के लिए भी इंटीग्रेशन का यूज़ होता है। बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, ओके। तो अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है इसका, तो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ दैट के इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस। मैंने अभी बोला ना, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस के जैसे हम इसको पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ आपको कि ये मेरे पास sin x है, ठीक है। अगर मैं इसका d/dx ढूंढूँ sin x का, तो वो क्या हो जाएगा, cos x, ओके। तो अब ध्यान से समझना, व्हाट इज़ cos x? cos x इज डेरिवेटिव, ओके। व्हाट इज sin x? sin x जो है उसको हम बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव, और उसको दूसरा क्या बोल सकते हैं, प्रिमिटिव, और क्या बोल सकते हैं इसको, इंटीग्रल, ठीक है। तो अभी तो हमें डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस करनी है, मतलब d/dx किया तो मुझे cos x मिला। अब मुझे क्या चाहिए कि आपको ये भी, हाँ अच्छा, तो d/dx ऑफ sin x किया तो हमें क्या मिल गया, cos x। अब एक चीज़ ध्यान से देखना,
सिर्फ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ही कॉस एक्स होता है या और भी कुछ होता है? और भी कुछ होता है, देखना अभी ये नया चीज़ जो बता रहा हूँ वो। मान लो कि मैंने ऐसा यहाँ पे किया d/dx ऑफ साइन एक्स प्लस कुछ कांस्टेंट ले लिया c, तो उसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा? cos x ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेशन तो क्या होता है? 0। ओके, तो अब समझना, cos x का एंटी डेरिवेशन यहाँ पे क्या हो गया? sin x। यहाँ पे cos x का डेरिवेशन क्या हो गया? sin x प्लस c। अब सोचो ज़रा, ये c की वैल्यू जितनी भी वेरी करनी है कर लो। c कैन बी एनी रियल नंबर, c बिलोंग्स टू r, c कैन बी एनी रियल नंबर, वो रियल नंबर होगा बट कांस्टेंट होगा जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हो कि sin x प्लस 1, sin x प्लस 2, ओके, sin x माइनस 3, sin x माइनस 4, sin x प्लस 1000, वॉट एवर, ये सभी का डिफरेंशिएशन जो है वो cos x होता है। अब हमें तो उल्टा सोचना है कि cos x का प्रिमिटिव क्या है? सिर्फ sin x प्लस 1? नहीं, sin x प्लस 2 भी बोल सकते हो, sin x माइनस 3 भी बोल सकते हो, sin x माइनस 4 भी बोल सकते हो, sin x प्लस 1000 भी बोल सकते हो, इवन sin x भी बोल सकते हो, sin x, ठीक है। तो cos x के प्रिमिटिव यानी cos x के एंटी डेरिवेटिव जो है वो बहुत सी अलग अलग वैल्यू मिली हमें यहाँ पे, ठीक है। बट इन सब का डेरिवेशन एक ही होता है। यहाँ पे जितनी जगह पे आपको d/dx लगाना है तो लगा दो, d/dx, d/dx। आप जितनी c की वैल्यू वेरी करोगे उतनी आपको वैरायटी यहाँ पे मिलेगी, d/dx, ठीक है। इन सब का डेरिवेशन एक है बट एंटी डेरिवेटिव जो है वो मल्टीपल है। ये चीज़ को बहुत अच्छे से आपको पहले नोट कर लेनी है, ठीक है। cos x का एंटी डेरिवेटिव मैंने बताया, वो समझ में आ गया होगा। बहुत सारी मल्टीपल डेरिवेटिव्स पॉसिबल है, तो पहली नोट जो आपको लिखनी है यहाँ पे, राइट, दैट इज़ कि देखो, देयर एग्जिस्ट infinitely many anti-derivatives of each function, ठीक है। हर एक फंक्शन के मैनी मतलब इन्फाइनेटली मैनी एंटी डेरिवेटिव्स पॉसिबल है। हर एक फंक्शन का इन्फाइनेट मैनी डेरिवेटिव्स पॉसिबल है, ठीक है। अब जो है वो कैसे पॉसिबल है वो आपको मैंने समझाया एक एग्जांपल से, ठीक है। दूसरी जो नोट लिखने हैं वो ये है कि c जो है वो पैरामीटर है, c कैन बी एनी पैरामीटर बाय वेराइंग which one can get different antiderivatives, ठीक है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब c जो है उसको बोलेंगे क्या वो समझना है आपको। मतलब कि एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो देखो, अगर मैं d/dx ऑफ क्या बता रहा हूँ, d/dx ऑफ cos x, अरे sin x है, उसको मैं cos x बता रहा हूँ, cos x, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होगा। मतलब देखो, अभी तो मुझे कोई सिंबल नहीं पता है कि उसको कैसे दिखाएंगे, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x इज, हमें पता है कि sin x होता है बट sin x अकेला नहीं रखेंगे, वहाँ पे उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो प्लस c, याद रखना ये, राइट। जहाँ पे c जो है वो उसको कितनी अलग अलग चीज़ों से जानते हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो वो कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, राइट, कुछ अज्यूम किया हुआ कांस्टेंट ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ तो पक्की लिखी देनी है कि c बिलोंग्स टू r, ओके, रियल नंबर होंगे, ठीक है।
दूसरा कि इसको कांस्टेंट ऑफ क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कि एंटी डेरिवेटिव्स जो फाइंड करने जाएंगे वो एक आंसर नहीं होगा, तो हर आंसर के पीछे हमें कांस्टेंट लगाना ज़रूरी है। क्यों, वो मैंने बताया, राइट। अब जनरली लिखना है, जनरली इसको कैसे लिखेंगे, जनरली, राइट। मान लो कि कोई फंक्शन हमारे पास है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, राइट। तो मैं पहले आपको यही दिखा देता हूँ कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है उसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। मैं यहाँ पर डैश नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने दोनों के सिंबल अलग कर दिए। ये एफ ऑफ एक्स जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव। और वर्ड्स जो भी है वो आपको दिमाग में तुरंत आने चाहिए, एंटी डेरिवेटिव, और उसको क्या बोल सकते हो, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका एंटी डेरिवेटिव बोलो, इंटीग्रल बोलो, प्रिमिटिव बोलो, जो भी बोलो, वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। तो उसको जनरलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, सी, मतलब कि अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा डी बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेशन। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ से ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन, राइट। ओके, तो एक जनरल वर्ड है इसके लिए, इसको हम प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल, एफ ऑफ एक्स है अकेला तो उसको ऐसा बोलेंगे, बट एफ ऑफ एक्स प्लस सी को क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो दिस कैन बी नोन एज फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एक्स। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे इंटीग्रल्स भी डाल सकते हो। क्यों फैमिली, बिकॉज आप सी की वैल्यू वेरी कर सकते हो, सी बिलोंग्स टू आर, जितनी भी वैल्यू वेरी करके जितनी भी पेयर्स यहाँ पे बना सकते हो, दैट कैन बी। तो देखो यहाँ पे ये इतना पूरा जो भी ये पूरा क्रिएट हुआ है, दैट इज़ द फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस एक्स की एंटी डेरिवेटिव जितने भी पॉसिबल है उतने सारे एंटी डेरिवेटिव्स की ये फैमिली है, ठीक है। ओके, तो इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया है। अब हमने एक सिंबल यहाँ पे नया जो है वो इसके लिए इंटीग्रेशन के लिए यूज़ किया है। तो देखना आपको तो अभी पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, वो उसका इंटीग्रल है, किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो उसको लिखना कैसे, हर बार ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ, ये जो वर्ड है एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसको लिखना ऐसे है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, राइट। ओके, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, या फिर उसको बोलो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एक वर्ड वो भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे आधा लिखा ही है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जो सिंबल है वो सिंबल बहुत ही काम का है, दैट इज़ द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ नथिंग बट कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, राइट। इसको हम यहाँ पे पढ़ना कैसे हो, हाउ टू रीड दिस, राइट, रीड एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो डी एक्स दिखा रहा है ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स है। ओके, दूसरा कि इसमें जो एफ ऑफ एक्स है उसको हम क्या पढ़ेंगे, दैट कैन बी नोन एज इंटीग्रैंड, राइट,
ये किसको बोलना है, इंटीग्रेंड एफ ऑफ एक्स को बोलना है। एफ ऑफ एक्स इज नोन एज इंटीग्रेंड। डी एक्स क्या दिखाता है, विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल है वो, मतलब कि एक्स जो है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करना होता तो क्या लिखते हैं हम, इस यहाँ पे डी टी लिखते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। ओके, चलो तो यहाँ तक तो पता चल गया होगा सबको। अब इसके बहुत सारे फार्मूलाज हैं मेरे पास, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट इससे पहले एक चीज़ जो हमें नोटिस करनी है वो ये है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया है बट इसको अच्छे से समझना है हमें, राइट। देखो, सिंबल, टर्म एंड फ्रेजेस और उसका मतलब क्या है। ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्या बोलना है उसको, इंटीग्रेशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसमें जो एफ ऑफ एक्स है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रांड, वो डिस्कस हमने कर लिया है। एफ ऑफ एक्स दैट कैन बी नोन एज इंटीग्रांड, ओके। एक्स इन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो दैट इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट, कहीं पे ऐसी इंस्ट्रक्शन सुनाई दे तो उसका मतलब दिखाई दे तो उसका मतलब क्या है कि फाइंड द इंटीग्रल, उसका इंटीग्रल फाइंड करो। एन इंटीग्रल ऑफ एफ, एफ का इंटीग्रल जो है उसको क्या, अ फंक्शन एफ सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नहीं समझे आप, मैं समझाऊँ। एफ ऑफ एक्स जो है वो ऐसा फंक्शन है कि उसका अगर डेरिवेटिव किया जाए डी बाई डी एक्स तो हमें एफ ऑफ एक्स मिलता है, ठीक है। उसका मतलब कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन से क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा, डी बाई डी एक्स नहीं मिलेगा। डी बाई डी एक्स तो डिफरेंशिएशन दिखाता है। तो मैं यहाँ से आपको ऐसा समझाऊँ कि ये डी बाई डी एक्स सपोज हटा दूँ और यहाँ पे लिख दो आपको कि इसका डिफरेंशिएशन करने से आपको एफ ऑफ एक्स मिलता है, तो उसका इंटीग्रेशन करने से आपको कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। ये वही चीज़ बताए। इंटीग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एनी रियल नंबर सी कंसिडर्ड एज द कांस्टेंट ऑफ द फंक्शन, मतलब इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है वैसे कंसिडर करेंगे, राइट। सो ये पूरा वीडियो जो है उसकी पूरी नोट्स जितनी भी मैंने यहाँ तक समझाई है वो पूरी नोट्स आपको लिखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सभी फॉर्मूला को टर्न बाय टर्न देखेंगे और डिस्कस करेंगे, और ऐसा भी अंदर से देखते जाएंगे कि किस तरह से इसको लंबे टाइम तक याद रखा जाएगा, राइट। थैंक यू। तो गाइज, थैंक यू।